8 सीज। हमने वैसे पढ़ी थी 4 सीज, लेकिन 4 सीज जो है ये खुद हमने क्रिएट की हैं और 8 को हमने बनाया है। ये 8 सीज हैं। फर्स्ट सी है क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड है क्रिएटिविटी, थर्ड है कम्युनिकेशन, फोर्थ है कोलैबोरेशन, फिफ्थ है कम्युनिटी सर्विस, और सिक्स जो है वो सेवंथ है सॉरी क्लास कल्चर अंडरस्टैंडिंग, और आठवीं जो है वो सातवीं जो है वो कॉन्फिडेंस है, और 8 जो है वो कर्ज है। ये 8 सीज हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स को ये स्किल्स आनी चाहिए, वो हाँ 5 का स्टूडेंट हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 से पास आउट हो, तो उनके अंदर ये स्किल्स जो है वो आनी चाहिए और हम इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। अब इसको किस हद तक कामयाब होते हैं ये अल्लाह ताला को पता होता है, लेकिन हमारी एफर्ट होनी चाहिए कि ये स्किल्स है। और मैं इन स्किल्स को जो है वो इसका काम करता हूँ। मेरा समर पैक इसके ऊपर होता है, मेरे स्कूल का सिलेबस इसके ऊपर बेस करता है। तकरीबन हमारे पीरियड जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये स्किल्स कैसे आती हैं, कैसे इनको हम ला सकते हैं अपने स्टूडेंट में, अपने सिलेबस को कैसे अलाइन कर सकते हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तकरीबन तो अगर इनको डिटेल में करें तो ये कम से कम 4 से 5 घंटे की स्लाइड्स हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम तकरीबन मेरे हाल 1 घंटा और 30-35 मिनट हो गए, 100 मिनट होगा मेरे पास। रिक्वेस्ट करता हूँ कि 100 मिनट मुझे मिल जाए और इनको हम इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करूंगा कि मैं इसको सामना कर सकूँ। फर्स्ट स्किल है जी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, इससे पहले हम करते हैं थोड़ा सा, मैं ये स्किल्स से पहले मैं एक चीज भी आता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन टुडे स्टूडेंट एंड 20th सेंचुरी स्टूडेंट। हम जितने भी बैठे हैं ना, हम सारे 20वीं सदी के स्टूडेंट हैं। अब ये चल रही है 21वीं सदी, हम सारे जो है वो कौन सी सदी के हैं, 20वीं सदी के, 20th सेंचुरी के। मैं इसको वैसे ये अलाइन करता हूँ कि 2008 साल से पहले वाला जो भी स्टूडेंट है ना, उसको आप यही कंसीडर करें कि वो 20वीं सदी का स्टूडेंट है, क्योंकि जो रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी में वो 2009 के बाद ज्यादा आया है और अब तो बहुत ज्यादा आया है। व्हाट डिड वी डू, हम क्या करते थे, हम जो 20वीं सदी के स्टूडेंट थे सारे तकरीबन ऑलमोस्ट, हम क्या करते थे, हम हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फ्रिस्बी खेलते थे, इवन के देहाती हम हैं तो गुल्डना भी खेलते थे। ये हमारी गेम्स होती थी। वी हैड लॉट ऑफ लेजर टाइम्स, हमारे पास बहुत टाइम था, ना स्मार्टफोन था, ना मोबाइल का कोई चीज थी नहीं। स्कूल से जाना, बैक गार्ड साइकिल के पीछे लगा रहना और जनाब हमने खेलते रहना, ये हम करते थे। लेकिन जो 21वीं सदी के स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, व्हाट स्टूडेंट्स चाइल्ड एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज क्या है, स्मार्टफोन, टैब्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ईमो, यूट्यूब, पबजी, टिकटॉक, ये यही चल रहा है आजकल। यही हमारे स्टूडेंट आज के कर रहे हैं ना, 21वीं सदी के स्टूडेंट जो हैं, जो लेटेस्ट स्टूडेंट है वो ये कर रहे हैं। A lot of time is being spent on such activities by our students. We got outdated education. ये हमें मानना पड़ेगा कि हमने outdated education हासिल की। लाड़ में काले वाली एजुकेशन जो थी, जिसने कहा था क्लर्क पैदा करें, तो वही चलती आ रही है, अभी तक भी तकरीबन वही चलती आ रही है, लेकिन थोड़ी सी चेंज आ रही है हमारी सोसाइटी में, या कम से कम गवर्नमेंट को समझ आ गई है कि जो करिकुलम रिवाइज कर रही है अगले साल, वो इसलिए कर रही है कि जो पुराना करिकुलम है वो जो है वो जो लेटेस्ट जो रिसर्च है, ये जो तकनीक, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं कर रहा, तो इसलिए अगले साल सुनने में आ रहा है कि करिकुलम चेंज हो रहा है। We got outdated education, but we will have to give a modern education to our students. हमें अपने बच्चों को जो है वो कम से कम मॉडर्न एजुकेशन देनी होगी। वो क्या है मॉडर्न एजुकेशन? What are the demands of today? आज के बच्चों की डिमांड क्या है? आईफोन डिमांड है, लैपटॉप, टैब, वीडियो गेम प्लेयर, बाइक और कार, एंड स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट टेक्नोलॉजी इन लर्निंग टू। बच्चे टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना चाह रहे हैं। बच्चे आप जो पेपर पेंसिल टेस्ट है, जो किताब दी, हमें आज भी पता है, आज भी हमें याद है कि जब हमारे पेपर होते थे या टर्म वाइज पेपर होते थे या एनुअल पेपर होते, क्या होता था, एक हमारे पास कॉपी होती थी और काफी क्या क्या सवाल लिखे होते थे, उससे जवाब याद करना। जो ज्यादा रट्टा मारता था वो ज्यादा लाइक कंसीडर होता था, और जो ज्यादा टाणी था मारता वो जो है वो नलायकी होता था। हालांकि वो कितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, शायद वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमसे कहीं ज्यादा आगे चला गया हो, लेकिन वो उस दौर में अपनी काल की नजर में क्या था, वो नलायकी था।
Students are now more autonomous learners. Young people in particular are becoming increasingly allergic to paper-based educational formats. So, going is more important than learning. How can their academic syllabus be same with us? अब हमारी एक्टिविटीज और थी, हमारा स्टाइल और था, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा था, लेकिन उनकी एक्टिविटीज और है, उनकी डिमांड्स ही और हैं। तो अब जब हमारी डिमांड्स और थी, उनकी डिमांड्स और है, तो फिर दोनों का एकेडमिक कैसे सेम हो सकता है? एकेडमिक हम सेम चल रहे हैं। इसमें मैं एक चीज को कोट करूंगा, प्लीज। इसमें मैं एक चीज को कोट करूंगा, वी विल हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। हमें अपना माइंडसेट जो है वो तब्दील करना होगा। जीरो टॉलरेंस फॉर डिलेज, हमें डिले नहीं करना होगा। कहते हैं कि मोहम्मद एक आईफोन की तरह होता है जो अपने आप को कम से कम हर साल अपग्रेड करता है। और एक हदीस है, हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन और कल का दिन सेम है। तो हमारे तो सदियां सेम आ रही हैं, हमारे साल सेम आ रहे हैं। तो ये है कि हमें इसके ऊपर अब टॉलरेंस नहीं करना चाहिए, हमें डिले नहीं करना चाहिए। हमें अपना पैराडाइम शिफ्ट करना होगा। हमें एक जो बॉक्स है, बॉक्स से बाहर निकलना होगा। हाउ कैन वी चेंज आवर माइंडसेट? हम अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं? वी कैन सेंचुरी स्किल्स, जो 21वीं सदी की स्किल्स हैं, हम उनके जरिए अपना माइंडसेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। वो क्या है? फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? अब इसको मैं एक जबकि सी मिसाल देता हूँ। मेरी नजर में जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एक इंसान के जहन में थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, लेकिन वो अगर थॉट्स और आइडियाज विदाउट रिजल्ट्स हों तो वो थिंकिंग हो गई। और अगर थॉट्स एंड आइडियाज विद रिजल्ट्स हों, डीप फॉर्म ऑफ थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग। मतलब एक चीज है, अभी जिक्र हुआ सैफुल्लाह भट्ट साहब से, अभी अभी इसकी स्मार्ट सिलेबस आ गया। मैंने भट्ट साहब से कहा, तो मैंने कहा सर स्मार्ट सिलेबस के बारे में क्या जिक्र किया? इन्होंने मुझे आगे कहा कि स्मार्ट सिलेबस कल इनकी मीटिंग थी चेयरमैन बोर्ड से। तो मैंने कहा सर उनका स्मार्ट सिलेबस हो ही नहीं सकता। मैंने कहा वो कैसे? इन्होंने कहा कि ये स्मार्ट सिलेबस सारे के सारे साइंस के जो लेक्चर है, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के या मैथमेटिक्स के, ये तो इंटरलिंक्ड है। हम किसी चीज को स्किप कर ही नहीं सकते। एक जो टारगेट है, एक जो कॉन्सेप्ट है, वो छोड़े बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते। ये तो बात है। तो मैंने सोचा ही नहीं ये वाला। मैंने क्या किया था कि स्मार्ट सिलेबस आ गया, देखा ये होमवर्क है, ये क्लास वर्क है, दोनों को अलाइन किया। टीचर को बोला कि जो इसमें नहीं है उसको लिखो, व्हिच विल नॉट बी टॉट। और मैंने जनाब वो देख के बड़ा मार्का मारा। मैंने वो भारत भाई से रिक्वेस्ट की कि सारी ये ग्रुप में मैं सारे चला गया। लेकिन अभी इनकी बात के ऊपर मैंने फौरी मैसेज किया अपने सेकेंडरी क्लास टीचर के टीचर्स को। मैंने कहा स्मार्ट सिलेबस कोई नहीं है। क्या है कि ये सिलेबस जो है आप थारो पढ़ाएं, पंजाबी में टक रख के पढ़ाओ कि एक चैप्टर शुरू करें एंड तक जाएं, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये क्या हो गया? ये थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग डीप फॉर्म हो गई। उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे पास सिलेबस आता है, बुक्स आती हैं। अच्छा जी, पकड़ते हैं हम, ये 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर को क्या किया जी? 3 टर्म्स हैं। 4 चैप्टर एक टर्म में हो गए, 4 चैप्टर एक टर्म में हो गए, 4 एक टर्म में हो गए। तो तीनों टर्म्स के हम जी जनाब डिवाइड कर दिए। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग करें, हमारे पास टारगेट्स हों कि जो लिखा होता है ऊपर एसएलओ, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम जो लिखे होते हैं, अगर उसके मुताबिक हम सिलेबस को डिजाइन करें तो हमारे शायद चैप्टर जो है वो कम हो सकते हैं। क्योंकि पब्लिशर जो होते हैं वो लिखते तो हैं ऊपर एसएलओ अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, हर चैप्टर के बाद लिखते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा उसे एलैबोरेट कर देते हैं कि अपनी बुक मोटी करने के लिए इतनी बुक मोटी होगी, उतनी उसकी प्राइस ज्यादा होगी, उतनी वो मार्केट में ज्यादा सेल होगी। जिसकी बुक छोटी होगी वो क्या होगी? उसकी प्राइस कम होगी, उसकी डिमांड कम होगी। हम वो मोटी बुक वाली बुक पकड़ते हैं, हाँ ये चैप्टर कर लो। कभी हम उसकी डीप फॉर्म में जाएं, थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग करें, और हम उसके चैप्टर जो है उनके अंदर देखें कि हमारे इस चैप्टर में टारगेट्स कौन से हैं, और टारगेट जो है वो किन कंटेंट से हमारे जो है वो अचीव हो रहे हैं, वो ले ले, और हमारा सिलेबस भी शार्ट हो गया और हमारे पास इस तरह की एक्टिविटीज का टाइम भी बचेगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग मेरे व्यूज के मुताबिक है। जो आगे ये डेफिनेशन है वो ये है, the act and ability to produce thoughts. People think about almost and everything without any reason or result. Critical thinking क्या है? Thinking after thinking.
डीप फॉर्म विद रीजंस एंड रिजल्ट्स। और क्रिटिकल थिंकिंग में अमूमन क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डब्ल्यूज होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जब आप कर रहे होंगे तो आपके जहन में व्हाई, क्यों, वेयर, कहां, व्हेन, कब, व्हाट, क्या, हु, कौन, ये चीजें आएंगी। टू थिंक डिफरेंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स इज क्रिटिकल थिंकिंग। डिफरेंट और आउट ऑफ बॉक्स जो है ठीक करने को क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। सोसाइटी के अगेंस्ट अगर आप सोचें तो वो भी क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी। आगे ये स्किल जो है हमारे बच्चों में कैसे आ सकती है, हाउ इज इट डेवलप। ये स्किल जो हम कोशिश करते हैं क्रिएट करने की वो ये है कि हम अपने बच्चों को एक पैराग्राफ देते हैं, इंग्लिश का भी उर्दू का भी, जो टेक्स्ट में होता है। उस पैराग्राफ को क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बेटा इसको गौर से पढ़ो, इसको अंडरस्टैंड करो। अब एक फेज होती है कि हमारे जो टीचर्स है ना, उनको हमने ट्रेन किया हुआ इस काम के लिए, प्रैक्टिस की हुई है। वो कुछ मैं लेके भी आया हूँ, लेकिन टाइम शॉर्ट है, वो मैं शेयर नहीं करता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आतम भाई से या हारल भाई से, वो कोलैबोरेटिव ग्रुप में रख देंगे तो वो देख सकते हैं आप। प्रेजेंटेशन भी जो है वो कोलैबोरेटर्स के ग्रुप में शेयर हो चुकी है और लाइव पे जा रहा है। और वो हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बेटा ये पैराग्राफ को जो है वो रीड करें, आप इसको अंडरस्टैंड करें। और नीचे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो जो क्वेश्चन हमारे टीचर्स डिजाइन करते हैं, वो उनका डायरेक्ट आंसर पैराग्राफ में नहीं होता, लेकिन वो लिंक इसी पैराग्राफ से होते हैं, इंटीग्रेट इसी पैराग्राफ से होते हैं, रेलेवेंट टू पैराग्राफ होंगे, लेकिन उनका डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। और वो बच्चे जो हैं वो जब पैराग्राफ को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे उनके सेल्फ राइटिंग के ऊपर होते हैं, और वो सेल्फ राइटिंग करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास कोई स्कूल से कोई टेस्ट लेने आता है, किसी क्लास में एडमिशन लेने आता है, तो हमारे पास इसी तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं। हम कोई नहीं तो कहते हैं ये रीडिंग करो, रीडिंग हम पूछ लेते हैं, लेकिन कम से कम हमारा टेस्ट बना होता है क्लास में तो यही होता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो पैसेज पढ़ते हैं, लेकिन उनके आगे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर वो नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो अमूमन जो है वो तकरीबन 80% स्टूडेंट जो है वो हमारे स्कूल का टेस्ट जो है वो फेल कर देते हैं, लेकिन हम बता देते हैं कि ये आपके बच्चे का ये टेस्ट है। तो जब पहले दिन हमारे पास आया तो ये देखने से ये मार्क्स आए हैं, लेकिन ये बच्चे में पोटेंशियल है, ये कर सकता है, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसके बाद राइट आंसर द सेंटर आइडिया ऑफ पैराग्राफ। फिर हम बच्चों को कहते हैं कि इसका सेंटर आइडिया भी लिखें। रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। ये सबसे अहम काम होता है। पहले तो क्वेश्चन बने बनाए होते हैं, उनका डायरेक्ट आंसर नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब बच्चे इस काबिल हो जाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि बेटा ये लो पैसेज और ये पैसेज पकड़ो और अब इसके 10 क्वेश्चन बनाओ जिनका डायरेक्ट आंसर पैसेज में ना हो। लेकिन बच्चे जो का उनका इतना मेंटल लेवल नहीं होता, वो 4, 5, 6, 7 के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से उनका डायरेक्ट आंसर जो है वो मिल जाता है, लेकिन उनकी एफर्ट होती है। और बाद 2-4 बच्चे ऐसे निकल आते हैं बीच में कि जो बड़े आउट क्लास किस्म के जो है वो क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो ये, लेकिन मुझे कोई भी मैसेज आए ना ये ग्रुप्स में, कोई तहरीर आती है उर्दू की स्पेशली आती है, तो हमारा एक टीचर का ग्रुप बना हुआ है, मैं उसके अंदर वो व्हाट्सएप कर देता हूँ और मैं भी टीचर को कहता हूँ कि सुबह मुझे जो है वो इसके रेलेवेंट 5-5 क्वेश्चन हो, फिर हम डिस्कशन करते हैं, एक हफ्ते के बाद इकट्ठे बैठते हैं, फिर उनके क्वेश्चन जो है ना उनको हम डिस्कस करते हैं, और बड़े जबरदस्त किस्म के क्वेश्चन जो हमारे टीचर्स बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाने से पहले हमारे टीचर्स को ये चीजें आनी चाहिए। टीचर्स इस काबिल होंगे तो स्टूडेंट आएंगे ना, तो सबसे पहला काम है हमारे स्टूडेंट्स को, ये टीचर्स को ये चीजें आनी चाहिए, फिर स्टूडेंट को आएंगे। Ask questions that have many answers whenever possible। बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं हम, और फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उनका एक आंसर का काफी आंसर होते हैं, तो वो डिफरेंट आंसर जो है वो हमारे स्टूडेंट जो है वो हमें वो बताते हैं टीचर्स को। Give them task and guide them to achieve that task। हम बच्चों को टास्क देते हैं और जो टास्क देते हैं फिर हम उनको गाइड करते हैं कि वो टास्क जो है वो अचीव करें। Give unseen questions of mathematics। मैथ्स के हम unseen questions देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। स्टेटमेंट चेंज कर दी, बास का उसका जो क्वेश्चन है वो उसका जो डिजिट्स हैं वो चेंज कर दिए,
तो वो हम बच्चों को, हमारे यहाँ ये नहीं है कि सिलेबस कवर करना है, ये एक्सरसाइज खत्म करनी है, हमारे यहाँ ये नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को इसकी जो थिंकिंग आनी चाहिए। मसलन अगर कोई एरिया का क्वेश्चन है तो हम कहते हैं जी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है या एक वॉल है, उसकी लेंथ ये है, हाइट ये है, इसका एरिया फाइंड करो। तो आमतौर पे तो स्टूडेंट रटा होता है कि लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया, स्क्वायर फीट में आ गया। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम क्लास के अंदर जो दीवारें होती हैं, हम कहते हैं हमारे पास मेजरमेंट टेप पड़ी हुई है स्कूल के अंदर, हम कहते हैं बेटा ये ले और ये कितनी इसकी लेंथ है, इसकी कितनी हाइट है, ये मेजर करो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। फिर हम ये कहते हैं कि हाँ अगर ये दीवार है, इस दीवार को पेंट करने की कॉस्ट जो है लेट्स सपोज पर स्क्वायर फीट 30 है और विंडोज जो है वो इसके अंदर से माइनस कर दी जाए, ये 6 7 का टारगेट होता है। विंडोज को इसके अंदर माइनस कर दिया जाए तो फिर कितने पैसे लगेंगे। अब क्या करते हैं वो पहले एरिया निकालते हैं, एरिया निकालने के बाद जो विंडोज है उसका एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया में से वो एरिया माइनस करते हैं, उस एरिया को जब वो माइनस करते हैं फिर जो उनके पास रिमेनिंग एरिया बचता है उसको पर स्क्वायर फीट जो 30 रुपीस है कोई भी उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सर ये कॉस्ट आएगी। फिर हम बच्चों को मैदान में ले जाते हैं, इस तरह प्रैक्टिस करते हैं ये वाली। It is said that a good question contains half of knowledge. कहते हैं कि एक अच्छा सवाल जो है वो आधे नॉलेज होता है उसके अंदर। It is mentioned in hadith. For better critical thinking, we should encourage our students when they read the lesson, make maximum questions from the lesson. जब वो लेसन को रीड करें तो हमें उनको encourage करना चाहिए कि वो maximum question जो है वो बनाएं। सेकंड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की एग्जांपल जो है ना वो अभी मैं जो कोविड के दौरान लिंक करूंगा। व्हाट इज क्रिएटिविटी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हैविंग ओरिजिनल आइडियाज दैट हैव वैल्यूज। आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया आ जाए जो इससे पहले ना हो और उसकी वैल्यू हो, वो एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। अब थोड़ा सा बात, ये कुछ कोटेशंस हैं। One who accepts the change and change himself is called creativity. ये कोटेशंस बेसिकली मैंने YouTube से ली हैं, ये मैंने कॉपी पेस्ट की हैं, क्योंकि ये चीजें जो है इसके उर्दू में तो हमारे पास होता है लेकिन कुछ चीजें इंग्लिश में होती है तो वो भी हमें लेना पड़ती है। One who accepts the change and change himself is called creativity. कहते हैं कि जो बंदा चेंज को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद अपने आप को चेंज करता है वो भी क्रिएटिव पर्सन होता है। कहते हैं ना कि जो भी स्कूल नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, जो नई रिसर्च आती है उसे फौरी अडॉप्ट करता है, तो वो ही मार्केट में सर्वाइव करता है। थिंकिंग ऑफ क्रिएटिव पर्सन इज दैट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन देयर शुड बी अ सॉल्यूशन। जो इनोवेटिव लोग होते हैं उनकी सोच ये होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पक्की बात है उसका सॉल्यूशन लाजमी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए और अल्लाह ताला की तरफ से सॉल्यूशन ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब हुआ क्या, 12 मार्च को हम अच्छे से स्कूल आए, हमें कोई पता नहीं था स्कूल बंद हो जाने। हाँ कराची में 2-3 दिन पहले बंद हो गए थे लेकिन हमें नहीं लग रहा था हमारा स्कूल बंद होंगे। एडमिशन हम जोर शोर से कर रहे थे और क्या हुआ, रात को अनाउंसमेंट होती है जी, अचानक क्या अनाउंसमेंट होती है, स्कूल जो है कि कल बंद है, कोई स्कूल नहीं आएगा। अब सुबह सुबह आए हैं जनाब, सिक्योरिटी गार्ड को बोला, इतना डर इतना फियर, सिक्योरिटी गार्ड को बोला जो भी आए को वापस भेज दो, स्कूल बंद। स्कूल अचानक बंद हो गए। अगले दिन डिसाइड किया कि एडमिशन तो हो रहे हैं, अनाउंसमेंट ये हुई है कि 25 मार्च तक स्कूल बंद होंगे, इसके बाद जो है खुल जाएंगे। हमने चले कोई बात नहीं, स्कूल बंद हो गए, एक हफ्ता ही है ना, 10 दिन है। अकाउंटेंट को बुला लिया, 2 कैंपसेस में, एक पे मैं बैठ गए, मेरी मिसेस बैठ गए, साथ अकाउंटेंट बैठ गए। लेकिन अगले दिन जनाब वाला वो टीम आ गई जिसका स्कूल बंद करना था। स्कूल तो बंद है, ये अकाउंटेंट बैठे हुए हैं ना, स्कूल बंद करें, बाहर से लाग लगा के हमें वीडियो बना के भेजे। लाख हो गया, 25 आई, पेंडेमिक जो है वो आपको पता है कैसे स्प्रेड हुआ। 31 आई और कल गर्मी की छुट्टी है, अब स्कूल खुलेंगे 1 जून को। लेकिन उसके बाद जो जिनका लिंक्स थे, जो सेक्रेटरी लेवल के साथ इनकी डिस्कशन थी, उन्होंने बता दिया कि स्कूल अब कम अज कम सितंबर से पहले नहीं खुलेंगे। अब हम छुट्टियां करने के आते थे 1 महीना या 1.5 महीना गर्मियों के, अब छुट्टियां करनी पड़ गई है 6 माह 7 माह। सबके लिए मसला आ गया
अब रेवेन्यू कैसे जनरेट करें? अब 7 माह जो है वो अगर छुट्टियां नहीं आती, छुट्टियां होती हैं तो हमें फीसें कहां से आएंगी? ऊपर से सरकार ने कह दिया माफिया, और जनाबे वाला लोग शेयर करने लग पड़े कि गवर्नमेंट ने कहा है कि फीसें माफ कर दो, फेसबुक के ऊपर शेयर, हम परेशान सारे के सारे हो गए। अब डिस्कशन हुई जी, इसका बेस्ट वे ये है कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं ताकि हम किसी ना किसी तरीके के साथ पेरेंट्स के साथ इंटीग्रेट रहें। अब जिन लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट किया वो सरवाइव कर गए, जिन्होंने नहीं किया वो घर बैठ गए, किसी ने स्कूल बंद कर दिया या कम अज कम उनको फीसें कोई नहीं मिली या मकरूज हो गए। और जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया उन्होंने क्या किया? वो पहले भी कर रहे थे, मतलब जिस हमारी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल हालत परवेज भाई की, ये क्या कर रहे थे? इन्होंने ऑलरेडी जूम पे क्लासेस और रोते रहते थे कि कर लो कर लो कर लो। हम कहते थे कोई बात नहीं है, ऐसे लगे हुए हैं, जब आएंगे तो आप देख लो, इनको कोई प्रॉब्लम, ये मुस्कुरा रहे हैं, हम सारे परेशान बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जनाबे वाला जूम के ऊपर कस्टमर क्लासेस शुरू कर दी। अब हमें भी पढ़ गई कि ये क्या करें, अब प्रॉब्लम आ गई है, हर इसको टैकल तो करना है। अब जनाब हमने पहले फेज में क्या किया? साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, बच्चों का डाटा लिया पेरेंट्स का, हमारे पास जो मोबाइल नंबर थे वो व्हाट्सएप थे ही नहीं, वो सिम वाले थे। फिर जनाबे वाला अकाउंटेंट को कॉल की, घर मैंने तो घर में बुला लिया, मैं प्लीज आए और कॉल करें, इनसे डाटा लें। अब व्हाट्सएप नंबर लिए, हफ्ता उसी में गुजर गया व्हाट्सएप नंबर लेते हुए, है 50-60% व्हाट्सएप नंबर आए। किसी ने कहा हमारे पास व्हाट्सएप है ही नहीं, हमारे सिग्नल नहीं आते, क्योंकि मैं रिमोट एरिया से हूं तो हमारा सिग्नल नहीं आते। अब है हमने व्हाट्सएप दे लिए, तकरीबन 65% हमें व्हाट्सएप मिल गए। हमने ग्रुप बना लिए, ग्रुप बना के टीचर्स को कहा कि आप लेक्चर ऑनलाइन दें। अब टीचर्स कहते हैं, देहाती टीचर्स कहते हैं सर हम तो मीडिया पे नहीं आ सकते, इनका फायदा, इसके अलावा कोई सर्वाइवल नहीं है, जो सीधी बात है। सर हमारे घर वाले नहीं मानते। मैंने कहा अगर आपके घर वाले नहीं मानते, जो ऑनलाइन लेक्चर नहीं देगा उसको छुट्टियों की सैलरी नहीं मिलेगी। जो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो ब्रेक ना हो तो फिर आपको हमारी माननी पड़ेगी। देखें, ऑनलाइन लेक्चर दें, निकाब पहन लें, अबाया पहन लें, मुझे कोई नहीं है, आप बिल्कुल ऊपर शटर कर लें, हमें कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आप व्हाइट बोर्ड को ऑनलाइन लेक्चर दें। खैर मान गए टीचर्स। अब मैंने क्या किया? मैंने वहां टीचर्स जो कहते हाथों से थी, स्कूल आने की परमिशन नहीं थी, मैंने बड़े व्हाइट बोर्ड लिए 8-4 के, ट्राइपॉड लिए, इमरान भाई से रिक्वेस्ट की, इन्होंने मुझे ट्राइपॉड अरेंज करके दे दिए, ट्राइपॉड टीचर के घरों में भेज दिए, एक दो टीचर को मोबाइल भी लेके दे दिया। खैर उसकी आप सैलरी में से हम फिटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको मोबाइल ले दिया। मैंने कहा ठीक है, अब उनको मोबाइल दे दिया। अब जनाबे वाला को लेक्चर देना शुरू हो गया। पहला फेज में हमने मार्च में व्हाट्सएप के ऊपर, अब जब हमने सोचा हालत भाई से हमने डिस्कस किया, मैं हालत भाई यार ये कन्वर्सेशन मेथड है, ये टीचिंग वाला तो नहीं है व्हाट्सएप, मजा नहीं आ रहा। इन्होंने कहा जूम पे आ जाओ। खैर हमें 1 साल पहले हम एक पब्लिशर हैं, उनसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, हमें एक्सपीरियंस था, हमने गूगल क्लासरूम शुरू कर दिया। अब गूगल क्लासरूम शुरू किया, इससे पहले हम टीचर को, हम एक पब्लिशर हैं, उनसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, हमें एक्सपीरियंस था, हमने गूगल क्लासरूम शुरू कर दिया। अब गूगल क्लासरूम शुरू किया, इससे पहले हम टीचर को स्कूल में बुलाया, उनको ट्रेनिंग दी गूगल क्लासरूम की, उनके मोबाइल से ऐप डाउनलोड करवाई, फिर हमने जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हमने सेंड कर दिया। गूगल क्लासरूम के ऊपर हमने सारे के सारे लेक्चर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने P1 से लेकर क्लास 10 तक, क्लास 10 और 9th के सारे लेक्चर, और 8 तक जो है वो इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज एंड इस्लामिक डेली लेक्चर। मैंने कहा क्या होता है, करते हैं ना, हमने देने शुरू कर दिए लेक्चर। और अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, मुझे फीस नहीं आई, कोविड के दौरान छुट्टियों में फीस बहुत कम आई है, लेकिन मुझे टेंशन नहीं थी कोई भी। मैंने कहा पहले डिलीवर तो करें, हमने डिलीवर करना शुरू कर दिया गूगल क्लासरूम के ऊपर। उसके बाद फिर हमने असाइनमेंट ली गूगल डॉक्स के ऊपर, बच्चों ने इतनी प्यारी असाइनमेंट बनाई, और ये सारे का सारा काम जो हमारे टीचर्स ने किया वो आईटी के नहीं थे, कोई एमए उर्दू था, कोई एमए इंग्लिश था, कोई साइंस का था, कोई कंप्यूटर का बंदा कोई नहीं था, और वो ये काम कर रहे थे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी भी आप अगर हमारा चैनल बना YouTube का, और अगर आप अभी लिखें लॉ ऑफ मैथ सेक्शन YouTube के ऊपर, तो जो एक बच्ची आएगी जिसने वो निकाब पहना होगा, वो दूसरे नंबर पे हमारा लेक्चर आएगा, पहले नंबर पे जो है, यानी कि पूरी वर्ल्ड में
जो मोस्ट व्यू हो रहा है लेक्चर लॉ ऑफ पैस एक्शन दूसरे नंबर पे, वो हमारे स्कूल का है। तो मेरे तो यहाँ ही पैसे पूरे हो गए। देखिए ना, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। तकरीबन व्यूअर जो है वो जिन लोगों ने देखा है वो तकरीबन 8200 है, 8 पॉइंट समथिंग के है। लेकिन हमारा जो वॉच टाइम है वो वॉच टाइम तकरीबन 1,75,000 मिनट हो चुका हुआ है, यानी कि 2 लाख के नजदीक हमारा वॉच टाइम हो चुका है। सब्सक्राइबर जो है हमारे 1600-1700 हो गए हुए हैं। तो ये चीज होती है, ये मुझे खुशी हो रही है। फिर मैं अमर भाई से डिस्कस कर रहा हूं, मैंने कहा मैं दिखाता हूं यार, ये देखो हमारा, मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है मुझे। तो वजह ये क्या है कि मैं इनोवेटिव नहीं हूं, लेकिन हमने ये चेंज करना पड़ा हमें अपने आप को। क्यों? क्योंकि इसके अलावा हल कोई नहीं था। अब फीसें आ रही है, अब की फीसें आ कहता है जी वो स्कूल ने पैसे नहीं लिए, वो स्कूल तो फीस ही ले रहा। मैंने कहा जनाब वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया होगा, हमने डिलीवर किया हर चीज, ये आपके सामने है। अब इन टीचर्स को हमें सैलरी नहीं देनी। अब वो कहते हैं सर रिक्वेस्ट है डिस्काउंट कर दें, 20% नहीं ज्यादा कर दें। क्या ऐसे आओ इस बात पे आएंगे तो ठीक है, अगर ये कहेंगे हमें देनी नहीं है कि वो स्कूल दे रहा, फिर आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं यकीन जाने 20, 30, 40, 50 तक भी दे देता हूँ। जिनको समझते हैं प्रॉब्लम, हम समझते हैं हाथी में तो हालात का पता होता है, तो नॉर्मल फी है, तो वो हम जो है वो डिस्काउंट करते हैं और हमें फीस आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप आउट कोई नहीं है। और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो हम जो है वो कोशिश करते हैं कि लिविंग सर्टिफिकेट लेके आए, क्योंकि हमारे पास ड्रॉप आउट ही नहीं हुआ। और जो 2, 4, 5 गए थे उनको कॉल करके बुला लिया, उनकी वैसी कंडीशन इस तरह की थी वो फीस देना है, इंस्टॉलमेंट दे दें। आगे जी ये कैसे आ सकती है? हाउ दिस स्किल्स बी डेवलप्ड अमंग आवर स्टूडेंट्स। जो क्रिएटिविटी की स्किल है ये हमारे स्टूडेंट के अंदर कैसे डेवलप हो सकती है, और जो हम करते हैं थ्रू डिफरेंट मॉडल्स। बच्चों से मॉडल बनवाएं आप। बच्चे जो है वो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो काइनेस्थेटिक टाइप के होते हैं, ऑडिटरी विजुअल कम होता है, ऑडिटरी तो बहुत कम होते हैं। और जो हमारे यहाँ कहते हैं जी नालायक बच्चा है, बेसिकली वो लायक होता है। अगर बच्चों से आप उन्हीं नालायक से अगर आप मॉडल बनवाएं तो बहुत जबरदस्त बनाएंगे। हमारे स्कूल के अंदर आर्ट टीचर होनी चाहिए, और आर्ट टीचर ऐसी ना हो कि जो अच्छे से सॉफ्टवेयर डिजाइन कर ले, बॉर्डर अच्छा लगा ले, नहीं, वो आर्ट टीचर ऐसी हो कि जो क्ले के, मिट्टी के कोई ना कोई चीज बनानी उसे आती हो, हमारे बच्चों के साइड पे लेके आए थ्रू डिफरेंट साइंस प्रोजेक्ट। ये बहुत जबरदस्त, हम बड़ा मजा आता है ये काम करने का। ये अभी मैं 2-3 दिन में ये सारे प्रोजेक्ट जो है ना, एक मैंने क्लास वाइज बनाए हैं, तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरत भाई से, और वो जो है वो ग्रुप में शेयर कर दें कि वो साइंस बड़े सिंपल से हैं। प्रॉपर प्रोजेक्ट का नेम लिखा हुआ है, क्लास लिखी हुई है, आगे उसका मटीरियल क्या चाहिए और उसके जो क्लासेस है वो क्या है। और यकीन जाने हमारे स्टूडेंट इतना जबरदस्त काम करते हैं, वो इतनी पेन ले काम करते हैं कि ये हमारी क्रिएटिविटी की स्किल उसके अंदर आ रही होती है, और वो बड़ा जबरदस्त। अब टाइम नहीं है, मैंने बस लिंक लेके आया हूँ, लेकिन मैं ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा कोलैबोरेटर्स के, तो वो सारे